एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मैटर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये। तो मैटर बेटा ऐसी चीज है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सन है, मून है, टेबल है, चेयर है, पेन है, चाहे मैं हूँ, पानी है, अर्थ है, मून, जो भी हमारी जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, हर चीज जो है मैटर से बनी है। ठीक है, तो मैटर की अगर हम कहें कि डिफाइन क्या होती है, तो हम ये तो कह नहीं सकते ना हर चीज मैटर से बनी, तो एवरीथिंग इज मैटर। एवरीथिंग इज मैटर, आई एग्री, हर चीज मैटर होती है, मैटर से बनी होती है, लेकिन हम साइंस में उसको ऐसे तो डिफाइन कर नहीं देंगे, हमारे स्कूल वाले ऐसे तो मार्क्स दे नहीं देंगे। तो मैटर की एग्जैक्ट डिफाइन क्या आएगी, मैटर इज सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मास हो, कोई वेट हो, कोई आसपास अपना फिजिकल अपीयरेंस हो, और विच ऑक्यूपाई स्पेस, और जो जगह घेरता हो। जैसे मैं हूं, मेरा कोई मास है, एक वेट है, मैं इतनी जगह घेर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मैटर हूं। ये पेन, इसका कोई मास है, कोई वेट है, ये इतनी जगह घेर रहा है, तो ये मैटर है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मास हो और जो थोड़ी जगह घेरे, वो क्या होती है, वो होती है मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अब भैया ये मैटर तो मिल गया, अब ये मैटर बना किस चीज से होता है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो इतने 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 से पार्टिकल होते हैं। जैसे ये है हमारे पास, मान लो एक वुडन ब्लॉक, इस वुडन ब्लॉक में ऐसे 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 लग के ना बड़े सारे ऐसे छोटे 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 ऐसे, ये सारे क्या हैं, ये होते हैं पार्टिकल्स। ये पूरा वुडन ब्लॉक क्या है, ये वुडन ब्लॉक है मैटर, और इसके अंदर के डॉट्स क्या हैं, ये है पार्टिकल। तो यानी जितना भी मैटर है वो बना होता है पार्टिकल से। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें ये पता चल गया मैटर क्या होता है, हमें पता चल गया पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इन पार्टिकल्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं एंड। तो सबसे पहले पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये तीन जो हैं इनको तो आपको अच्छी तरह रट ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स के नाम से ये इजीली आपके एग्जाम में आता ही आता है। और ये मैंने अभी यहाँ पे छोटा सा लिखा है, लेकिन जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये बहुत बड़ा है। हमारी एनसीईआरटी में भी इसके लिए अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं, अलग अलग आपको चीजें समझाई गई हैं। हम इसको हर चीज में जो है अपने आसपास रियल एग्जाम्पल से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ आराम से, सामने से बड़ी तेज हवा चल रही है, तो वो हवा में कभी कभी हमें फील होता है कि हवा हमें खींच के पीछे लेके जा रही है, हम उड़ रहे हैं ऐसे हवा के साथ साथ। तो वो क्या होता है कि हवा के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं कुछ कुछ, क्यों, क्योंकि हवा भी मैटर है। तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मेरे से आके टकराते हैं और मेरे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसी तरीके से हम पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने पानी लिया एक गिलास, उसको ऐसे घेर दिया, वो थोड़ी दूर तक गिरता 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 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा दूर तक। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि पानी के भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मूव करते जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये पेन है, ये पेन भी तो पार्टिकल से बना है, ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि ये जो वुडन ब्लॉक था, जैसे इसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स थे, तो ये अपने पार्टिकल्स के लेवल पे छोटी छोटी मूवमेंट ऐसे हल्का 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 हिलते रहते हैं, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोप से शायद विजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक पार्टिकल में जो है मूवमेंट होती ही होती है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई एनर्जी मूवमेंट से रिलेटेड हो, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरे चलने में क्या है, मैं एक बॉडी हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से ये पार्टिकल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सारे पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं
और इसलिए ये हर समय जो है मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है हमारे पास एक पानी की वाटर बॉटल, ठीक है। अब ये है पानी, वाटर, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पानी के अंदर ऐसे 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 हाथ मारता हूं, ठीक है। अब वो हाथ मारा तो कहीं पे मेरे को पानी एकदम से बहुत ज्यादा फील होता है, कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसे मारने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कभी कभी एकदम फ्री फ्लो कर सकता हूँ। तो वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है थोड़ा। तो अब ये चीज सेम आपका क्वेश्चन जो है, जैसे आपका मूवमेंट वाला था कि मूवमेंट जो है सॉलिड्स में नहीं होती, तो उसका आंसर क्या आया था कि वो अपने पार्टिकल्स के लेवल पे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा 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 हिलती रहती है। सेम चीज हमारी स्पेस में भी होती है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ मैटर है। हर टाइप ऑफ मैटर हम अभी आगे स्टडी करेंगे, हमारे अलग अलग टाइप ऑफ मैटर्स। हर टाइप ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हमें देखना है कि किस में स्पेस ज्यादा होता है, किस में कम होता है। वो भी हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में ज्यादा होता है और किस में कम होता है, लेकिन हर पार्टिकल के बीच में अपना अपना स्पेस जरूर होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और अब आ जाते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक टैप खोला, अब उस टैप के नीचे मैंने ऐसे हाथ दे दिया। इससे पहले ये जो फ्लो है, जैसे मान लो ये पानी का फ्लो आ रहा है, ये एकदम सीधा ऐसे आता, लेकिन जैसे मेरे हाथ से टकराया ये ऐसे दो हिस्सों में बट गया। ये क्या, ये पानी का फ्लो जा रहा है ऐसे। अब जैसे ये मेरे हाथ को क्रॉस करेगा, ये ऐसे जाके ये पानी फिर से नीचे मिल जाएगा। ये कितनी देर के लिए अलग होगा, जितनी देर मेरा हाथ बीच में है। तो अगर जाने को तो ये ऐसे दो झरने बना के भी टेढ़ा जा सकता था, लेकिन ये क्या करे, ये आपस में मिल गया। तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब तक मेरे हाथ का ऑब्स्टिकल इनके बीच में था तो ये अलग हो गए, क्योंकि इसको चीर नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ये लोग जाके वहां पे मिल गए। तो इससे हमें तीसरे प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब तक हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो जो मैटर है वो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो मैटर हैं वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्लास 7 में हमने पढ़ा था। कौन कौन से स्टेट्स थे वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब क्लास 7 में हम ये भी पढ़ लिया था हमने कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती। छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से टाइट बॉन्डिंग बना के बैठे होते हैं। इसलिए हम एक वुडन ब्लॉक को ऐसे आर पार हाथ नहीं लेके जा सकते। जबकि अगर हम लिक्विड की ओर आए तो लिक्विड में हम थोड़ा बहुत ऐसे हाथ फेर सकते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर 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 होते हैं। और गैस में तो हम पूरे के पूरे आराम से चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास हवा है, गैस है, हम ऐसे ऐसे आराम से चल रहे हैं। तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर 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 होते हैं, जैसे कि इस सर्कल में। तो सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की हमारे पास क्या आ गई, सॉलिड के लिए कि द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, और लिक्विड के लिए कि द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और गैसेस के लिए द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। अब हम आते हैं इसकी 5 प्रॉपर्टीज पे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। इसका सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेट शेप। अब ये पेन है, ये सॉलिड है, इसकी एक शेप हमें पता है। इसी तरीके से ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, हमें शेप पता है। तो कोई भी अगर सॉलिड चीज होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर और डेफिनेट शेप भी होगी। अब इसके बाद आते हैं हम डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज पे। अब अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर शेप है तो एक फिक्स बाउंड्री भी होगी। जैसे हमारे पास ये पेन है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक है। अब मैं चाहूं कि मैं कुछ करके पेन इसको यहाँ से ऐसे उगा दूं तो उगा सकता हूँ?
नहीं उगा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। अगला आ जाते हैं हम रिजिड पे। रिजिड वर्ड हमारा इंग्लिश में बहुत यूज होता है। रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी होती है किसी भी चीज का ठोस होना, सॉलिड होना। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड हमें पता है सॉलिड ही होता है, ठोस होता है। तो इसके पास क्या आ गया हमारे पास अब? रिजिडिटी। अगला आता है इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज है मेरे पास, जैसे पेन है, इसको मैं दबा रहा हूँ, बड़ी जोर से पूरी जान लगा रहा हूँ, लेकिन ये अब भी वैसा ही है। अगर मैं पानी को ऐसे किसी कंटेनर में डालूं और दबाऊं तो वो पानी थोड़ा सा दब जाएगा। हवा को दबाऊं, हवा तो बहुत ज्यादा दब जाएगी। तो अगर मैं सॉलिड को दबा रहा हूं, ये नहीं दब रहा, तो ये क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि सिकुड़ के कम हो जाना प्रेशर लगने पे। इसी तरीके से हमारा जो वाटर है वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबिलिटी है इसमें। और जो हमारी गैस है ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, ये हाई कंप्रेसिबिलिटी है इसमें। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन हम सबको इजीली दिखता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। अब अगर हम उसको दबाएंगे तो उसके बीच में तो ऑलरेडी जगह ही नहीं है ना अंदर घुसने के लिए, तो घुसेगी कैसे? इसलिए सॉलिड्स जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यही अगर हम लिक्विड्स की बात करें, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है। तो अगर हम इसको दबाएं तो ये पार्टिकल्स जो है पास यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के पास, यहाँ पास आ सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम गैस में देखें, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर है, तो इसको हम दबाएंगे तो ये बहुत ज्यादा पास एक दूसरे के आ सकते हैं। तो इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और आखिरी पॉइंट है हमारे पास अब डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमारा अंदर का वॉल्यूम कितना, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये सिलेंडर है, वॉल्यूम, इसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो ये एकदम फिक्स रहेगी। अब आते हैं हम लिक्विड पे। लिक्विड के लिए हम कह रहे हैं नो डेफिनेट शेप। नो डेफिनेट शेप का क्या मतलब है? अगर मैं एक बॉटल में पानी डालूंगा तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालूंगा ग्लास की शेप ले लेगा, जार में डालूंगा जार की शेप ले लेगा। तो जिस भी कंटेनर में मैं पानी डालूंगा वो उसकी शेप ले लेगा जाकर। तो इसलिए हमारे लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। इसी तरीके से इसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी नहीं होती। अब मान लो मैंने पानी लिया, यहाँ से फेंका, पानी फैलता जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं कि जैसे मैंने यहाँ से पानी फेंका तो इतनी दूर जाके इसके बाद पानी नहीं जाएगा। पानी को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री भी नहीं होती। इसके बाद आते हैं हम फ्लूइडिटी। जैसे सॉलिड्स में हमारे पास था रिजिडिटी, सोल्ड होना, एकदम ठोस होना। तो सॉलिड में हमारे पास, लिक्विड में हमारे पास है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लूइड होना, बहना। तो अगर मैं पानी को यहाँ से फेंक दूं तो वो बहता रहेगा, तो वो क्या है? वो फ्लूइड है, वो बह रहा है। अगली बात कंप्रेसिबिलिटी हमारा क्लियर है हमें। और अब हम आ जाते हैं डेफिनेट वॉल्यूम पे। तो डेफिनेट वॉल्यूम जो है हमारी लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है कि अगर हमने 1 लीटर पानी रखा है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। तो ये क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम इसकी रहती है। तो हमारे सॉलिड्स के पास भी डेफिनेट वॉल्यूम थी और हमारे लिक्विड्स के पास भी डेफिनेट वॉल्यूम थी। अब लास्ट हमारा पॉइंट बचा है गैसेस का। तो हम गैसेस पे आते हैं। इसमें हमारे पास है नो डेफिनेट शेप। तो ऑब्वियसली हमारी गैस की भी कोई शेप नहीं है। जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया कि बॉटल में डालूंगा तो बॉटल की शेप, ग्लास में डालूंगा तो ग्लास की शेप। इसी तरीके से मैं गैस का एग्जांपल है, तो अगर मैं बलून में गैस भरता हूँ तो बलून की शेप ले लेगी। अगर मैं सिलेंडर में भरता हूँ तो वो सिलेंडर की शेप ले लेगी। तो जिस भी कंटेनर में हम गैस को डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगी। अगला पॉइंट हमारे पास आता है नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो जैसे मैंने अभी पानी का नाम लिया कि पानी को अगर हम ऐसे छोड़ते हैं तो वो बहता जाएगा, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो सिमिलर गैस की गैस तो उससे भी ज्यादा फैलती है। अगर मैं यहाँ पे 10 ग्राम गैस ऐसे छोड़ दूं और उसको कोई आसपास ऐसे दीवार ना रखूं उसके, तो वो फैलती पूरे वर्ल्ड में फैल सकते 10 ग्राम गैस। उसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर जा सकते हैं। अगला आता है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी जैसे अभी मैंने बोला कि हमारी गैस जो है वो बह रही है, तो हमारा लिक्विड भी बह रहा है। तो लिक्विड और गैस हमारे लिए क्या है? फ्लूइड्स है।
ये दोनों आराम से बह सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इनको छोड़ दो, ये आराम से दूर 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 जाते रहते हैं। इसके बाद आती है हाई कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी अब हमें पता है कि हम अगर इसके पार्टिकल्स को दबाते जाएंगे तो ये क्लोज आते जाएंगे और ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब तक हमने देखा कि हमारे सॉलिड और लिक्विड में एक डेफिनेट वॉल्यूम आ रही थी, लेकिन गैस में ये नहीं है। क्यों? अगर मान लो हमारे पास 1 लीटर की गैस है, हमने एक सिलेंडर में डाली, हम उसको 15 लीटर वाले सिलेंडर में डालेंगे ना उसको 1 लीटर गैस को, तो वो 15 लीटर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स फैलते जाते। लेकिन यहीं अगर हम 1 लीटर पानी को 10 लीटर वाले जार में डालते तो 10 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और गैस के लिए कोई डेफिनेट वॉल्यूम, कोई लिमिट हमारे पास नहीं होती। तो ये हमारे जो थे स्टेट्स ऑफ मैटर और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए, 5 मार्क्स में बहुत इजीली आता है, और आपको एज इट इज ये लिखना है, फिर डायग्राम लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो बच्चों अब तक हमने पढ़ लिया मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब मैं जब बच्चा था, मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था, मेरे अंदर तो बहुत क्यूरियोसिटी थी, आपके अंदर पता नहीं है या नहीं है। मैं सोचता था क्या ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है, मतलब क्या हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब चीज़ें बना सकते हैं? तो इस चीज़ का जवाब हमें अब मिलेगा, इस हमारे टॉपिक पे मिलेगा। जो हमारे टॉपिक का नाम यही है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यही आ रहा था कि क्या हम मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर, और दूसरा बाय चेंजिंग देयर प्रेशर। तो टेम्परेचर चेंज करके कैसे हमारे जो स्टेट्स हैं वो चेंज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लो बर्फ है। बर्फ क्या है? सॉलिड। हमने उसको एक गैस पे रख दिया बर्न होने के लिए, नीचे से हीट जा रही है, बर्न हो रहा है, तो वो धीरे धीरे एकदम पानी बन जाएगा। सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड। अब हमने उसको हीट होने दिया, थोड़ी देर में वो हीट होके क्या बन जाएगा? गैस, और बन के वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे हम हीट देते जाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारी जो स्टेट्स हैं ये चेंज होती जाएगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो सॉलिड आइस, ये हमने क्या करा, एरो दिया, इसको बनाओ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल देता है, इसका मतलब होता है हमारी हीट। तो ये हमारे को हीट दे रहा है, सॉलिड को हमने हीट किया, बन गया लिक्विड। अब उस लिक्विड को हमने हीट किया, वो बन गया गैस। तो ये था बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब हम आते हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? अब हमने क्या लिया, हमने हमारे पास ये मान लो एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने एक ऐसे पिस्टन लगाया। पिस्टन क्या होता है? जैसे हमारे बचपन में पिचकारी होती है ना, पिचकारी में हम ऐसे करके डालते हैं और पानी बाहर सारा प्रेशर जाता है अंदर। अब मान लो उस पिचकारी के दूसरे एंड पे होल नहीं है, वो बंद हो रखी है, तो हम ऐसे प्रेशर करते जाएंगे, तो वो जो अंदर हवा है वो एक तरह से कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो वो जो है वो क्या होता है? वो होता है अप्लाइंग प्रेशर। अब इस तरीके से हमने क्या करा, हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर हमारे पास है गैस, इसको हमने ऊपर से हमने पिचकारी वाला वो लगाया और हम इसको दबाते गए, ये दब के बन जाता है लिक्विड। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है, जैसे गैस के होते हैं। अब हमने इसको दबाया, आसपास की जगह कम हो रही है, तो इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा लिक्विड। अब हमने दोबारा वो पिचकारी वाला लिया, उसको हम दबाते गए, तो वो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास आके चिपक जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा सॉलिड। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्टेट चेंज होती जाती है। क्या? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो हमारी अब कैसे कैसे स्टेट चेंज हो रही है? सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने से और प्रेशर इंक्रीज करने से, लेकिन बस फर्क क्या हो, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और दोनों तरफ क्या हो रहा है? यहाँ पे सॉलिड में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हमारी बारी आ गई है,
जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो हमें नाम से पता चल रहा है क्या चीज है। मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस चीज पे जाके मेल्ट हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस चीज पे जाके बॉयल हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये पॉइंट, ये चीज, ये क्या है, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट ATM। अब ये ATM क्या है? ये ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में आसपास जितनी हवा चल रही है, जितने हमारे अलग अलग फोर्सेस में प्रेशर लग रहे हैं, उन सबको मिला के हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमने कोई जो है स्पेशल कंडीशंस नहीं दी यहाँ पे हमने जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इस चीज़ को नाप रहे हैं। ठीक है, तो अब वो चीज़, वो पॉइंट क्या है? वो आ गया हमारे पास टेम्परेचर। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब सबसे इजी एग्जांपल हम जैसे अपना पिछला चल रहा है वाटर का, तो वाटर में ही चलते हैं। हमने क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा अपना पैरेटस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बना दिया बर्नर, इधर हमने इसके ऊपर रख दिया एक स्टैंड, इसके ऊपर रख दिया हमने बीकर। बीकर के अंदर हमने डाला थर्मामीटर, और यहाँ पे हमने जो है आइस क्यूब्स रखी हुई हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या क्या लिया? हमने लिया एक ट्राइपॉड स्टैंड, उसके नीचे हमारे पास एक बर्नर, उसके बाद एक हमारी जो लिड, उसके बाद बीकर, उसके अंदर थर्मामीटर और आइस। अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपेरिमेंट में जो है नीचे बर्नर से आग लगाएंगे और हम नोटिस करना शुरू करेंगे। तो जब तक हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, जब तक आखिरी बर्फ का टुकड़ा प्रेजेंट है, इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे नीचे से आग लगे रखी हो। लेकिन जैसे ही जो आखिरी बर्फ का टुकड़ा है वो खत्म हो जाएगा, एकदम पूरा लिक्विड हो जाएगा, तो एकदम से टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा। वो टेम्परेचर होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ये जो है एक एक्सपेरिमेंट है हमारा। हमने क्या किया, हमने एक बीकर में आइस ली, उसमें हमने थर्मामीटर लगाया और हम टेम्परेचर नोट करते गए। हमने नीचे बर्नर से जो है फ्लेम जलाई, आग जलाई। हमने देखा कि जो टेम्परेचर बर्फ का था, जब तक आखिरी बर्फ का टुकड़ा जो है जल जल के पिघल के पूरा पानी में कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक उसका टेम्परेचर जो था वही रहा। लेकिन जैसे ही वो आइस से पूरा लिक्विड हुआ, पूरा वाटर चेंज हो गया, उसी टाइम उसके टेम्परेचर में जो है गिरावट आ गई, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये टेम्परेचर जिस पॉइंट पे बर्फ जो है, सॉलिड जो है, वो लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरीके से हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट है। फिर द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए भी मान लो हमारा जो है सेम एक्सपेरिमेंट, सेम पैरेटस। हमने क्या लिया, ट्राइपॉड स्टैंड लिया, नीचे बर्नर लगाया, एक हमने लिड रखी, हमने बीकर रखा, उसके अंदर हमने थर्मामीटर डाल दिया, और यहाँ पे हमने जो है साथ में रख दिया वाटर। अब हमने सेम नोटिस किया कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो सेम है। धीरे धीरे जो है वाटर वेपराइज होना शुरू हुआ, वेपर में कन्वर्ट करना शुरू हुआ, लेकिन थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो बिल्कुल सेम है। कब तक? जब तक आखिरी जो इसका रीडिंग है, आखिरी जो बूंद है पानी की, वो वेपर बन के हवा में ना उड़ जाए, पूरा गैस में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक ये जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहेगा। लेकिन जैसे ही आखिरी पूरी बूंद उड़ गई, वो जो पॉइंट है, वो टेम्परेचर, वो वाला टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और आपसे जो है क्वेश्चंस में जनरली एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, वो है वाटर का। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? वाटर के लिए। और मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम आइस का देखें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? आइस का। यानी कि 0 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर होगा तो बर्फ जो है पिघल जाएगी, और नीचे होगा यानी माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो बर्फ जम जाएगी। सिमिलरली वाटर का है कि अगर 100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हुआ तो
हमारा जो पानी है वो बॉईल नहीं होगा, लेकिन 100 डिग्री से जहाँ ऊपर गया तो पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स हमारे मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का। अब दो चीज़ और आ जाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सब इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट क्या होती है कि 1 kg सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल किया अभी मेल्टिंग पॉइंट वाला, इसमें मान लो हमारे पास जो आइस थी ना, वो आइस है 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम आइस को अगर हमें वाटर बनाना है तो बर्नर से कितनी हीट देंगे हम, कितनी उसको गर्मी देंगे कि ये जो 1 kg आइस है वो मेल्ट हो जाए। तो जितनी हीट इसमें लगेगी 1 kg की, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये फ्यूजन क्या है भैया? फ्यूजन होता है हमारा सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना। तो यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी लेटेंट हीट लगेगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन हम सबको पता है वो होता है लिक्विड स्टेट से गैस में जाना, पानी का भाप बन के उड़ जाना। तो लिक्विड से गैस बनने में जितनी लेटेंट हीट लगेगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही जो है हमारी इन दोनों की जो है डिफाइन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। कि जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट है 1 kg सॉलिड को, 1 kg आइस को इसकी लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए। अब यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे जो केस आइस का था वो लिक्विड में पानी में आ जाता है कि उतनी हीट रिक्वायर्ड हो जो 1 किलो पानी को, 1 लीटर पानी को अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करे। उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हमने जो है इस चैप्टर के लास्ट 2 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो है सब्लिमेशन और इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये सब्लिमेशन जो है 2 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे हमने 3 स्टेट्स पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने ये पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। कैसे? सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगी, लिक्विड से गैस बनेगा, या फिर गैस से लिक्विड बनेगी और लिक्विड से सॉलिड बनेगा, है ना। सबसे हमारा फेमस एग्जांपल है हमारा पुराना वाटर का। ठीक है, हमने क्या लिया, आइस ली, आइस से वाटर बना, वाटर से वाटर वेपर्स बने। अब वही वाटर वेपर्स अगर हमने इकट्ठे कर ले तो उन वाटर वेपर्स को हम जो है कूल डाउन करके पहले उसके वाटर बनाएंगे, फिर उससे हम आइस बनाएंगे। तो ये जो है 1 2 3 या फिर 3 2 1 इस प्रोसेस में चलता है। लेकिन क्या अब तक हमारा कैसे चल रहा है? सॉलिड, बोथ साइड इंटरचेंजेबल, लिक्विड, बोथ साइड इंटरचेंजेबल और गैस, है ना। लेकिन अब हमने क्या पढ़ना है, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज हो रही है और गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है। तो यही हमारी सब्लिमेशन की डिफाइन है कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और द चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका हमारा सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? सबसे फेमस एग्जांपल हमारी नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? फिनाइल की गोलियां, जो हम सर्दियों में या गर्मियों में कभी कपड़े रखते हैं अलमारियों में, ट्रंक में रखवा के, तो उसका तो क्या डालते हैं, व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां डालते हैं ना फिनाइल की। वो क्या होती हैं? वो होती हैं नैप्थलीन बॉल्स। इसी तरीके से हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। उनको क्या होता है, अगर हम उनको हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमने क्या लिया भाई, अपना हमने बर्नर लिया, स्टैंड लिया, हमने जो है एक यहाँ पे लिड लगाई, हमने यहाँ पे हमने लिया एक कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे रख दिया कैम्फर। अब हमने जब यहाँ से हीट दी ना, तो ये कैम्फर क्या है, डायरेक्टली गैस बन के उड़ जाएगी।
तो यानी अगर हम किसी ऐसे सब्सटेंस को हीट करें और वो डायरेक्टली गैस बन जाए तो वो क्या है, सब्लिमेशन। और उसी गैस को हमने पकड़ लिया और उसको ठंडा करा और वो क्या है, डायरेक्टली सॉलिड बन जाए, बीच में लिक्विड स्टेट में इंटरचेंजेबिलिटी ना हो, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बस ये और सब्लिमेशन खत्म। अब एक लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो या तो सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पे आते हैं या इस पे आते हैं। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। उसके बाद हमारा लेटेंट हीट। अब हम आते हैं इवेपोरेशन पे। तो इवेपोरेशन हम लोग जो है 4th 5th से मेरे ख्याल से ईवीएस में सुनते आ रहे हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, वो गैस बन के उड़ जाता है, वो क्या होता है, इवेपोरेशन। लेकिन अब हम जो है थोड़ा डीप में गए हैं इसकी। इस चैप्टर में हमने जो है पढ़ा है कि जब वाटर को हम हीट करते हैं और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो वाटर क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में फर्क क्या है? वेपराइजेशन में ये फर्क है कि जब हम वाटर को बॉईल करें और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचे और सारा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और इवेपोरेशन क्या है, जब किसी फैक्टर की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो हमारा लिक्विड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, हमारा वाटर जो है वो उड़ने लगे, गैस में कन्वर्ट होने लगे बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ये हमारा डिफरेंस है वेपराइजेशन में और इवेपोरेशन में। वेपराइजेशन में हीट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, तब लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन में बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये इवेपोरेशन होता किस वजह से है? तो इवेपोरेशन होने के 4 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें पता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हीट बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर जो है वो उड़ता जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। दूसरा है विंड। विंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे है, जैसे मान लो हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं, अब वो हवा चलेगी, जब हवा चलती है तो कपड़े जो है ज्यादा जल्दी सूखते हैं, जबकि एक ड्राई डे से कंपैरेटिवली। तो जितनी विंड चलेगी उतने हमारे जो है कपड़े जल्दी सूखेंगे, यानी वाटर जो है ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। अगला आता है ह्यूमिडिटी। चलो, ह्यूमिडिटी के लिए हम जो है विंड को थोड़ा और डीप में समझते हैं। जैसे मान लो हमने कपड़े सुखाए, कपड़े जो है हमारे सूखते कैसे हैं, हमारा जो हम इसको जो है मॉलिक्यूलर पॉइंट पे समझते हैं। हमारे कपड़े क्या है, हमारे कपड़े हैं सॉलिड, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा क्लॉथ, ये है सॉलिड, इसमें ऐसे 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 पास पास सारे इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये पूरा मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। अब जब हम इसको पानी में धोते हैं, गीला करते हैं, तो इसमें ये ब्लू कलर के जब मान लो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये जब सूखेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये सॉलिड से बाहर निकल के हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अब जब विंड चल रही होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को खींच के अपने साथ ले जाएगी। जैसे ही मान लो ये कपड़े से बाहर आए, खींच के बाहर ले गई, अब एयर के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा जगह हो गई तो ये दो थोड़े बहुत और बाहर आ गए, फिर विंड उन मॉलिक्यूल्स को खींच के ले गई। तो मतलब आसपास के एनवायरनमेंट को विंड जो है वहां पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं इस कपड़े से वो खींच के ले जाती है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जल्दी बाहर आ सकें। और इसीलिए हमारी जो विंड के टाइम पे कपड़े ज्यादा जल्दी सूख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि हमारी एयर में जो है ह्यूमिड हो, थोड़ी सी मॉइस्चर हो। अब ह्यूमिडिटी के टाइम पे एयर में पहले थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जैसे हमारी बरसात के बाद रह जाता है, उस टाइम पे अगर हम कपड़े सूखने डालें तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर है। अब ये कपड़ा जो है जब बाहर भेजेगा अपने थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर, तो उसका जो रेट ऑफ ट्रांसफर है मॉलिक्यूल्स का, जो हमारे ब्लू वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोथ से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो यानी कि विंड में हमारी जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होती है और ह्यूमिडिटी में कम होती है। रीजन, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमिडिटी के टाइम पे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन विंड के टाइम पे अगर इसमें जो विंड के हमारे क्लोथ से बाहर निकल रहे हैं उसको भी विंड उड़ा के लेके जा रही है, तो इसलिए हमारा जो है ये यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है। अब आते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है एक्सपोज सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया का मतलब है कि जिस कांटेक्ट पे जहां पे भी इवेपोरेशन होगा वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए, सबसे ज्यादा हमें दिखना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हम जो है कप में चाय पी रहे हैं
चाय ऊपर ऊपर थोड़े थोड़े वेपर्स जाते हैं, चाय में थोड़ी गर्म होती है तो अब वो हमें जो है गर्म लगती है, लेकिन हम उसको एक सॉसर में डाल लेते हैं या बड़ी सी कटोरी में डाल लेते हैं। सुबह स्कूल पे टाइम जब जला होता है, जल्दी जल्दी जाना होता है, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम उसको उसमें डालते हैं। लेकिन कभी उसके पीछे का लॉजिक सोचा है? उसके पीछे यही लॉजिक है कि हमने उसको जो है कप में डाला। अब कप की जो ऊपर की ओपनिंग है वो इतनी सी है, लेकिन यहीं पे हमारी जो कटोरी की है वो हमारी इतनी ओपनिंग है। तो इतनी सी ओपनिंग से ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा या इतनी ओपनिंग से होगा? इतनी ओपनिंग से होगा। तो जो हमारी हीट है उस हीट वाला इवेपोरेट हो जाता है और नीचे जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है। अब इस ठंडे से हम एक चीज़ और सोच सकते हैं, इसी से हमारा जो है नेक्स्ट कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, वो है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। हमने अभी अभी इसमें क्या नोटिस करा कि जैसे ही हमने सॉसर में डाला तो सॉसर में जो है वो जल्दी ठंडा हो गया। तो यानी कि ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे ज्यादा इवेपोरेशन हुआ। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, और जितनी ज्यादा इवेपोरेशन उतनी हमारी कूलिंग। ये हमें वही कह रहा है, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, यानी जब भी इवेपोरेशन होती है तो कुछ ना कुछ ठंडा हो जाता है। अब इसके पीछे हम फैक्ट पढ़ते हैं। द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, जब भी कोई liquid evaporate होता है, takes latent heat of vaporization, वो जो liquid है वो latent heat of vaporization ले लेता है from surroundings, which on losing heat gets cooled। अब ये जो बहुत कंफ्यूज स्टेटमेंट है तो सुन के मजा नहीं आया, मेरे को पता है, तो इसको हम थोड़ी सी आसान कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा एसीटोन छिड़का, एसीटोन आपको शायद पता ना हो, परफ्यूम डाला मैंने या फिर पेट्रोल डाला, थोड़ी देर में वो उड़ जाएगा। लेकिन जब वो उड़ेगा तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा? एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। होता ना, हम परफ्यूम लगाते हैं एकदम से बड़ा ठंडा 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 लगता है, तो वो क्यों लगता है? ठीक है, हमने यहाँ पे डाला परफ्यूम, वो परफ्यूम क्या करेगा? वो थोड़ी देर में जो है परफ्यूम क्या है, ठंडा है बहुत, और मेरा जो पाम है वो परफ्यूम का कंपैरेटिवली गर्म है, तो वो जो है इवेपोरेट कर गया। तो जब वो इवेपोरेट करा तो उस वाटर ने जो है लेटेंट हीट ले ली। जैसे हमने अपने पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने क्या करा, हमने एक स्टैंड लिया अपना, वही लेट दी, बी कर लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने लिक्विड दे दिया, यहाँ पे हमने हीट दी, ठीक है। अब ये हीट हमने दी तो ये वेपराइज हो रहा, तो ये उड़ा। तो यही अब जो हीट है ना, ये हीट दे रहा है मेरा पाम। अब ये हीट देगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगी? यहाँ पे तो ठंडक रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी हीट तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके उड़ गई, वो वेपराइज हो गई। तो इसीलिए इवेपोरेशन जहाँ पे भी होता है तो उसके नीचे का जो सरफेस है, उसके आसपास की चीजें हैं, वो ठंडी रह जाती है। इसी के बेस पे जो है आपको 3-4 क्वेश्चंस गिवन आपकी एनसीईआरटी में, जैसे कि जब हम एक अर्थन पॉट लेते हैं, अर्थन पॉट यानी मटका जिसमें गर्मियों में हम पानी ठंडा करते हैं, तो वहां पे जो है वो उसका पानी इतना ठंडा कैसे हो जाता है और उसके आसपास पोर्स में जो है वो गीला गीला कैसे हो जाता है? उसके पीछे हमारा एक रीजन है। जैसे अर्थन पॉट में छोटे 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 से पोर्स होते हैं, होल होते हैं, तो वहां से जो है धीरे धीरे करते करते हमने देखा होगा, हमने एक ड्राई मटका रखा, उसके अंदर हमने पानी भरा, थोड़ी देर में पूरा बाहर पानी से भर जाता है। कैसे? उसके पोर्स से पानी बाहर आ गया। अब वो बाहर आया तो वो पानी करता है इवेपोरेट। अब वो इवेपोरेट करेगा तो पीछे वो मटके को ठंडा छोड़ देगा सरफेस को। तो यानी इस प्रोसेस में हमें बस इतना समझना है कि जहां पे भी इवेपोरेशन होगा वो अपने पीछे के सरफेस को ठंडा करके छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट में वो सारी उसकी गर्मी जो है कंज्यूम होगी, हीट कंज्यूम होगी। इससे रिलेटेड हमारे 4-5 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में गिवन है, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। अगर आपको ना आए तो मेरे को पूछो, मेरे को व्हाट्सएप करो, आप मेरे को किसी भी सोशल मीडिया साइट पे या यूट्यूब में ही कमेंट पे पूछ लो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा खत्म होता है। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइम सबको पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड है। बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा मैं डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कोई भी डाउट्स नहीं रहे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे डाउट बता सकते हैं, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप एकदम फ्री होकर डाउट्स पूछिएगा, कोई भी किसी पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच।